हाय गाइस, आप देख रहे हैं फैंटेसी जेल। आप लोग का फैंटेसी जेल में स्वागत है। तो चलिए, बायोलॉजी का पार्ट 2 है और 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 से 50 तक क्वेश्चन होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं। एटमोलॉजी किसको कहते हैं? कीट पतंगों के अध्ययन को एटमोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर या सरीसृप वर्ग के जंतुओं को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। यानी प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, यानी जीवाश्म विज्ञान। यानी जीवाश्म विज्ञान अध्ययन क्या कहते हैं? तो पैलियोटोलॉजी, यानी पैलियोटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। याद भी कर लीजिए, पैलियोटोलॉजी हम जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। यानी सी आपका ऑप्शन सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन भी दिया है कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को पैलियोटोलॉजी कहलाता है। नृ विज्ञान किसको कहते हैं? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नृ विज्ञान, यानी ऑर्निथोपोलॉजी। यानी मानव विज्ञान के अध्ययन या मानव व्यवहार के अध्ययन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्निथोपोलॉजी। यानी हिंदी में उसको कहते हैं नृ विज्ञान। नृ विज्ञान आपको दे देगा ऑप्शन में, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्निथोलॉजी अंग्रेजी में आप देख कर मार सकते हैं। तो चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी माने किसका अध्ययन से संबंधित है? पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, जीवाश्मों के अध्ययन को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन, पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो आपका बी ऑप्शन सही है, पौधों से संबंधित है। पौधों से संबंधित के अध्ययन को हम पैथोलॉजी कहते हैं। डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? यानी ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के अध्ययन से जुड़ा है? यानी ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से, ऑन्कोलॉजी किस अध्ययन को कहते हैं? तो कैंसर से संबंधित अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कवक विज्ञान क्या है? यानी 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवक विज्ञान क्या है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन को हम कवक विज्ञान कहते हैं। यानी कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के अध्ययन को हम कवक विज्ञान कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ये ज़्यादा डिस्कशन दिया है, इसलिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा याद करने में, और अध्ययन से संबंधित चल रहा है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो 22 नंबर क्वेश्चन में आया था, तो वही है, कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है या किसके अध्ययन को हम कहते हैं? तो सपने के अध्ययन को ऑनेरियोलॉजी कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यानी सेरीकल्चर किस अध्ययन को हम कहते हैं? सेरीकल्चर। तो आपका सी ऑप्शन सही है, रेशम के कीड़ों को पालन के अध्ययन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर हम बताए थे, और ये डी भी बताए थे, इक्थियोलॉजी। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीड़े के अध्ययन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर है आपके अंदर मत्स्य पालन के लिए,
और इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन के लिए, मत्स्य पालन के लिए याद करिए पीसी कल्चर, इक्थियोलॉजी मछलियों के पालन के लिए। और एपी कल्चर है आपकी मधुमक्खी के अध्ययन के लिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किस अध्ययन को कहते हैं? तो जहर या विष के अध्ययन को कहते हैं। विष यानी पॉइजन के अध्ययन को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी किससे संबंधित है मूल रूप से? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। कैरोलिनस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचर में डाली थी ये वर्गीकी विज्ञान या टेक्सोनॉमी। तो चलिए, और प्रथम शब्द जोड़ा था लिनियस ने वंश यानी वंश, और दूसरा शब्द जोड़ा था जाति। तो ये आपके ऑप्शन में भी डाल सकता है लिनियस, लेकिन 2 शब्द जोड़े थे, कौन कौन से शब्द था? अंग्रेजी में ये दे देगा और ये हिंदी में, सब दोनों अंग्रेजी में दे देगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, यानी पैलियोंटोलॉजी। यानी पैलेंटोलॉजी दिया है। तो आपका बी ऑप्शन 28 नंबर क्वेश्चन का जीवाश्म विज्ञान सही होगा। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवाद इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही है। और डिस्कशन भी, ये 29 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों मानकों की समग्रता पर उनके विकासवाद इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इकोलॉजी। यानी जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अब कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य से चल रहा है क्वेश्चन, जंतु कोशिका से। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है, ये सत्य नहीं है। असत्य कौन कौन से हैं? ए और सी और डी। और तो चलिए पढ़ देते हैं। ये जो सत्य है, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सत्य है। सी नंबर पढ़ते हैं, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी सत्य है। जनन ग्रंथि के अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सत्य है। 32 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिक। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने समाहित रखता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिक। किसी भी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक। डी ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का।
35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम्स। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम्स। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो आपका सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिका मुख्यतः में पाया जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछा है और पूछ भी सकता है, कौन से कोशिका केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो आपका लाइसोसोम हो जाएगा। इसकी खोज 1955 में डी दुबे ने किया था। इसका कार्य क्या है? कार्य को एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन, यही इसका कार्य है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक का पता कब लगाया था? 1831 में। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ये बायोलॉजी का पार्ट 2 चल रहा है और चैप्टर से भी 2 चल रहा है। तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण। तो आप डिस्कशन भी देख सकते हैं। चलिए डिस्कशन 38 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायी कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर स्टार दिया है। तो चलिए हम डिस्कशन पढ़ा देते हैं। तो कोशिका भीति है पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। स्पष्ट दिया है कि कोई विकल्प सत्य नहीं है। तो आपका कोई विकल्प सत्य नहीं है। 39 नंबर का आप डिस्कशन पढ़कर आधार पर निकाल सकते हैं। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूरॉन। 40 नंबर क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? न्यूरॉन। तो आप डिस्कशन पढ़ सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाले अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। आप डिस्कशन भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और दिया है डिस्कशन, देख लीजिए। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15% और वसाएं 3%। कार्बोहाइड्रेट आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना जीव द्रव्य में पाया जाता है? तो 1%। और कार्बनिक लवण कितना? तो 1%। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक जल की मात्रा पूछ सकता है आपसे और एक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की मात्रा पूछ सकता है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है,
कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु। जीवाणु, कवक और शैवाल पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है, लेकिन विषाणु पर कोई कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता है। इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है और मिलान है लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मिलान करना है कि लाइसोसोम किससे मिलता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइसोसोम किससे मिलता है? तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, और डीएनए को हम गुणसूत्र कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, डीएनए को गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रक। यानी कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। और डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं आप। हिस्टोन जैसे प्रोटीन विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं, तो आप पढ़ भी सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज। आप डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। ये बायोलॉजी पार्ट 3 आ गया है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल एंथोसाइनिन के कारण ये उपस्थित होता है। तो चलिए आपका बी ऑप्शन सही है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल। 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जंतु ऊतक चल रहा है। तो चलिए, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? और 2 ऑप्शन दिया है, फिर 2 ऑप्शन उधर है, हम दिखा देते हैं। 2 ऑप्शन इधर है। तो ऊतक क्या होता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन इधर है, हम पढ़ा देते हैं। 2 ऑप्शन इधर हैं। तो वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे ऊतक के समान होता है। ऊतक क्या होता है? ऊतक आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य समान होते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।